हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय सरकार के राजनीतिक हथियार हो गए हैं। जैसा कि हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर जूलियो रिबेरो ने अभी आरोप लगाया है, तो आज मैं इस तथ्य का पड़ताल करूंगा कि वेदर सीबीआई और ईडी हैव बिकम द पॉलिटिकल टूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, 2014 से लेकर अभी तक ईडी के कार्रवाई में 4 गुना वृद्धि हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% मामले विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, अब मैं ब्रेकअप प्रस्तुत कर रहा हूं कि 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस का शासन केंद्र में थी, उस समय में सीबीआई ने 29 प्रकरण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पंजीबद्ध किए थे, 12 प्रकरण बीजेपी नेताओं के खिलाफ, 5 बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के खिलाफ, 4 टीएमसी के खिलाफ, 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, 2 बीजेडी मैंने बीजू जनता दल नेताओं के खिलाफ, 3 इंडियन लोक दल के खिलाफ, 1 प्रकरण पीएमके जो कि तमिलनाडु की एक छोटी पार्टी है, 1 लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, 1 प्रकरण आरएलडी मैंने राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी यूपी में अजित सिंह की पार्टी है, और 1 एमएनएफ, 1 प्रकरण वाईएसआर कांग्रेस जो अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में है, और 1 प्रकरण एआईडीएमके पार्टी के नेता के खिलाफ, और 3 जेडीयू जिसके नेता नीतीश कुमार हैं अभी और बिहार में शासन कर रहे हैं, और 4 प्रकरण निर्दलीय नेताओं के खिलाफ में पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन 2014 से लेकर 24 के बीच में सीबीआई ने किन किन नेताओं के और पार्टी के नेताओं के खिलाफ में केस पंजीबद्ध किया है, इसका ब्यौरा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ 6 प्रकरण, टीएमसी के खिलाफ 30 प्रकरण, कांग्रेस के खिलाफ 26 प्रकरण, बीजेडी के खिलाफ 10 प्रकरण, आरजेडी के खिलाफ 10 प्रकरण, बीएसपी के खिलाफ 5 प्रकरण, आप पार्टी के खिलाफ 4 प्रकरण जिसमें मनीष सिसोदिया जो आप पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर पर भी तलाशी की गई थी, रेड किया गया था। वाईएसआर कांग्रेस जो अभी आंध्र प्रदेश में शासन कर रही है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, उनके नेताओं के खिलाफ 6 प्रकरण, टीडीपी के खिलाफ 5 प्रकरण, सीपीएम के खिलाफ 4 प्रकरण, एसपी माने समाजवादी पार्टी के खिलाफ 4 प्रकरण, एआईडीएमके के खिलाफ 4 प्रकरण, एनसीपी के खिलाफ 3 प्रकरण, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 2 प्रकरण, डीएमके के खिलाफ 2 प्रकरण, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ 1 प्रकरण, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसके चीफ मिनिस्टर केसीआर राव हैं और शासन में हैं, उनके खिलाफ भी 1 प्रकरण और निर्दलीय के खिलाफ 1 प्रकरण। तो कुल मिलाकर सीबीआई द्वारा 95% मामले में विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ में सीबीआई ने प्रकरण पंजीबद्ध किया 2014 से लेकर 22 के बीच में। उसी तरह से 2004 से लेकर 2014 के बीच में सीबीआई ने 60% मामले में विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था जब कांग्रेस की शासन केंद्र में थी। दोस्तों, सीबीआई का स्टैंड क्या है? सीबीआई का यह स्टैंड है कि बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट के आदेशों के कारण उन्हें पंजीबद्ध करना पड़ा। जैसे कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में कोर्ट के आदेश के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करना, और अभी अनिल देशमुख जेल में है। उसी तरह से पार्थ चटर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के एजुकेशन मिनिस्टर थे और भर्ती घोटाला में कोर्ट के आदेश पर उनके यहां से 50 करोड़ से ज्यादा नगद राशि जब्त किया गया था और अभी उन्हें जेल भेजा गया है। उसी तरह से नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, बहुत सारे जो स्कैम की जांच या अन्वेषण सीबीआई द्वारा की जा रही है, वह विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने पूर्ववर्ती राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच करने हेतु सीबीआई को रिक्वेस्ट किया है और उसके आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू किया था। केंद्र सरकार के भी
बहुत सारे मामले में निर्देश प्राप्त हुए, खास करके संगीन मामलों में। तो इस कारण से सीबीआई का यह कहना है कि जो अभी 95% मामले में जो विरोधी दल के नेता के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए 2014 से लेकर 2022 के बीच में, वह एक महज संयोग है। दोस्तों, ईडी ने 2014 से लेकर 2022 तक के बीच में 27 गुना अधिक रेड कार्रवाई किया है। अगर आप 2004 से लेकर 2014 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उससे कंपैरिजन करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 27 गुना ज्यादा रेड कार्रवाई की गई है। 2004 से लेकर 2014 के बीच में ईडी के द्वारा 5,346 करोड़ रुपया जब्त किया गया है और 2004 से लेकर 2014 के बीच में कुल 114 मामले में चार्जशीट पेश किए गए थे ईडी के द्वारा। 2014 से लेकर 22 के बीच में ईडी के द्वारा 888 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और उसमें 99,356 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है एज ए क्राइम प्रोसीड्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतने प्रकरण में लेकिन मात्र 23 प्रकरण में सजा मिली है, माने 23 प्रकरण में कन्विक्शन हुआ है, जबकि 2004 से लेकर 2014 तक एक भी प्रकरण में सजा नहीं हुई थी। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो पीएमएलए जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत में ईडी ने 99,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम राजसात किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है? अक्सर सीबीआई पर आरोप लगते रहते हैं कि उसका कन्विक्शन रेट सही नहीं है, लेकिन 2021 में सीबीआई के द्वारा जो प्रकरण दर्ज हुए उसमें 67.56% उसका कन्विक्शन रेट रहा, जो कि इसे एक बेहतर उपलब्धि कहा जा सकता है। 2020 में यह प्रतिशत 69.83% था। 2021 में सीबीआई ने 680 रेगुलर केस रजिस्टर किए थे और 67 मामलों में प्राथमिक जांच की थी। यूएपीए जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा है, और हमारे यहां जब टाडा और पोटा दोनों को समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद में अभी हमारे देश में यूएपीए के तहत में प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जाती है जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। तो दोस्तों, इसके तहत में 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया 2018 से लेकर 2020 के बीच में, लेकिन सिर्फ 3% लोगों को कन्विक्शन मिला, जो कि बहुत ही कम है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1,080 लोगों को जमानत मिल गया, 149 लोगों को सजा मिली और 325 आरोपी छूट गए। तो अभी मैं 2018 से लेकर 2020 के बीच में कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोग अंडर ट्रायल में रह रहे हैं, कितने लोगों को जमानत मिली, इसका ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ईडी ने 2021 के मार्च तक 5,422 प्रकरण दर्ज किए थे, जिसमें से अभी तक मात्र 23 प्रकरण में ही सजा मिली है, जो कि बहुत ही कम है और सजा के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईडी 2 मामलों में कार्रवाई करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2012-13 तक ईडी ने मात्र 221 केस रजिस्टर किया था, लेकिन अब 2021-22 तक ईडी ने 1180 केस रजिस्टर किए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 8 साल के दरमियान ईडी ने अपने कार्य क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार किया है और उसकी कार्रवाई भी बहुत द्रुत गति से बढ़ी है। दोस्तों, उपरोक्त डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी को पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा है और जो अभी हमारे देश में चल रहा है, दोनों एक्ट के तहत में कन्विक्शन रेट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और इसी तरह से जो आप देखेंगे कि 153A जो कि विभिन्न समुदाय के बीच में शत्रुता फैलाने की धारा है आईपीसी की, अगर आप उसका सजा प्रतिशत देखें तो मात्र 20% ही सजा करवाई गई है सीबीआई के द्वारा। और अमूमन जो बड़े बड़े जो कम्युनल दंगे होते हैं उसमें इस धारा का उपयोग किया जाता है और अमूमन इसकी जांच सीबीआई के द्वारा ही की जाती है। और वहां भी यह देखा गया है कि जो कन्विक्शन रेट है वो 20% के लगभग, जबकि किडनैपिंग में या डकैती में या लूट में उनमें कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। तो उसका भी मैं अभी चार्ट प्रस्तुत करूंगा और आप देखेंगे किस तरह से जो एनिमिटी बिटवीन द कम्युनिटीज है, जो दो समुदाय के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में जो अक्सर सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें जो सजा का प्रतिशत है वो 20% से ज्यादा नहीं है। इसे भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में अमन, चैन, शांति और सद्भाव का वातावरण रह सके। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है और इन्हें निष्पक्ष आधार पर काम करना होगा, क्योंकि इनमें जनता की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरह से अभी जूलियो रिबेरो ने, जो कि अपने समय के कद्दावर पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है, तो उससे बचने के लिए यह जरूरी है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निष्पक्षता से अपना कार्रवाई करें। दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसका इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से प्रभावी ढंग से और निपुणता से काम करता है। और कोई भी डेमोक्रेसी तभी तक प्रभावी रह सकता है जब तक कि उसके इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी या इलेक्शन कमीशन या केजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या पुलिस, मशीनरी, आर्मी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, जिसका मैं कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम लिया हूं, ये कितने सही ढंग से काम करते हैं उस पर हमारा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन प्रीमियर एजेंसीज के द्वारा बेहतर ढंग से अपने कार्य का संचालन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।